हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्लासेस। हम देख रहे थे एचपी सेट का पेपर 1। तो हम पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 17 पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ एरेशन इज गिवन followed by a corresponding statement of reason just below it. Of the statements, mark the correct answer from the option given below. तो देखिए, एरेशन है द बर्थडे ऑफ इंडिया सेकंड प्रेसिडेंट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एजुकेशन डे। तो ये गलत है एरेशन। देखिए, नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 11, द बर्थडे ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, तो एरेशन गलत है। अब हम देखते हैं रीज़न को। द नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द इंडिया टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड टू स्ट्रेंथ द इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये राइट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18 है द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एसएसए एम्स एट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए, फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या होता है? इट इज़ अ मेजर प्रोजेक्ट और स्कीम गिवन स्पेशल इंपॉर्टेंस बाय द गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफन विद सिग्निफिकेंट फंडिंग और फोकस। फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है कि एक प्रोजेक्ट या स्कीम होती है जिसको जो है गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती है विद फंडिंग के साथ। तो जो एसएसए है, सर्व शिक्षा अभियान, वो लॉन्च हुआ था 2001 में। तो उसका जो एम था वो था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी उनको दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है इन 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रैंक्ड द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द स्वयं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है अकॉर्डिंग टू रिडले concurrent rates of IQ scores are 86% for identical twins reared together and 55% for fraternal twins reared together. What does this tell us about IQ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजली एसोसिएटेड विद द साइकोमेट्रिक टेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केस स्टडी। तो देखिए, जो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है, साइकोमेट्रिक में साइको प्लस मेट्रिक है। ठीक है, साइको का मतलब माइंड एंड मेट्रिक का प्लस मतलब मेजरमेंट, मतलब माइंड की मेजरमेंट करिए एक तरह से। जो साइकोमेट्री है वो इट मेजर यूजली इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, स्किल्स, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। जिसका फर्स्ट ऑप्शन है फैक्टर एनालिसिस, उसको हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई अंडरलाइंग ट्रेड्स। और जो एटीट्यूड है वो मेज़र करेगा एटीट्यूड को। और कंसर्न विद प्रिसाइज मेजरमेंट, इसका मतलब है कि एम्स फॉर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ क्या होती है कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज टू स्टडी वन इंडिविजुअल और सिचुएशन इन डिटेल, कि हम किसी इंडिविजुअल या किसी सिचुएशन को डिटेल में जो है रिसर्च करते हैं, उसको हम बोलते हैं केस स्टडी मेथड। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच। देखिए, लर्नर सेंटर मेथड क्या होता है? जिसमें जो लर्नर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि खुद किस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि लर्नर सेंटर मेथड्स फोकस ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स वेयर लर्नर्स एक्सप्लोर, डिस्कस और डिस्कवर नॉलेज। जो लर्नर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं या डिस्कवर कर रहे हैं नॉलेज को। जो ऑप्शन ए है इसका, हिल्स मॉडल ऑफ लर्निंग थ्रू डिस्कशन। इन दिस स्टूडेंट्स लर्न बाय डिस्कसिंग टॉपिक्स विद ईच अदर। तो ये एक लर्नर सेंटर मेथड है। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऑप्शन बी है डिस्कशन मेथड, जिसमें स्टूडेंट डिस्कस करें ग्रुप में या क्लास में बैठ के, ये भी एक लर्नर सेंटर मेथड है। ऑप्शन सी है डिस्कवरी और इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, इसमें स्टूडेंट डिस्कवर करें नॉलेज देमसेल्फ बाय आस्किंग क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सप्लोरिंग। तो ये भी एक लर्नर सेंटर मेथड है। ऑप्शन डी जो है प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच, ये एक लर्नर
सेंटर मेथड नहीं है। देखिए इसमें क्या होगा कि कंटेंट इज गिवन इन स्मॉल फिक्स्ड स्टेप इन अ सीक्वेंस एंड स्टूडेंट शुड फॉलो दैट प्रोग्राम और सीक्वेंस, कि पहले से उनको एक स्टेप्स या सीक्वेंस दिए जाएंगे और स्टूडेंट्स को फॉलो करने हैं। इसमें स्टूडेंट्स खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, खुद अपना जो है नॉलेज को डिस्कवर नहीं कर रहे हैं। ये जो है मोस्टली टीचर सेंटर्ड मेथड है, एक बोल सकते हैं, या टीचर सेंटर मेथड तो नहीं बोल सकते, पर मोस्टली टीचर कंट्रोल्ड मेथड है ये। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ये डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, पीटर फेल्स इन द एग्जामिनेशन एंड attributes his failure to the framing of faulty question paper. Which defense mechanism has he used? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रैशनलाइजेशन। कि जो पीटर है ना वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, ठीक है, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मान रहा है कि उसने उसने जो है पढ़ाई नहीं की, वो अपनी गलती नहीं मान रहा है। वो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन पेपर ही गलत था, या क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो गलत तरीके से बनाए गए थे, टफ बनाए गए थे। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रोजेक्शन, देखिए प्रोजेक्शन में है कि ब्लेमिंग योर ओन फॉल्ट ऑन समवन इलेज, कि अपनी गलती को दूसरे पर थोपना। जैसे अगर एक स्टूडेंट खुद चीटिंग करता है और अगर बाकियों को चीटिंग करता देख ले, तो वो बाकियों का नाम फंसा देगा कि मैंने चीटिंग नहीं की और उन्होंने चीटिंग की है। जो बी है कंपेंसेशन, देखिए कंपेंसेशन का मतलब है कि कवरिंग अ वीकनेस बाय डूइंग वेल इन अनदर एरिया, कि अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, या मान लीजिए किसी और चीज़ में अच्छा है, अगर वो स्टडी में अच्छा नहीं है, कि अगर एक चीज़ में वीक है तो वो दूसरी चीज़ में गुड कर रहा है। ऑप्शन सी है रैशनलाइजेशन, जिसमें हम एक्सक्यूज़ देते हैं अपने फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे इसका जो एग्जांपल है वो पीटर है, कि पीटर फेल हो गया लेकिन उसने बोला कि क्वेश्चंस गलत हैं, क्वेश्चन पेपर रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन डी है आइडेंटिफिकेशन, जिसमें क्या है कि कॉपी समवन यू एडमायर। इसका एग्जांपल है कि अ टीचर कॉपिंग अ टीचर और पेरेंट, कि मतलब कि जो बच्चा है वो ऐसे बच्चा बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की नकल या अनुकरण करता है जिसकी वह प्रशंसा करता है। कि अगर किसी बच्चे को अपने टीचर का बिहेवियर अच्छा लगता है या अपने पेरेंट्स से जो कुछ चीज़ अच्छी लगती है वो उनको कॉपी करेगा, उनसे सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए स्मार्ट क्लासरूम इज़ अ टीचिंग स्पेस विच हैज़, जो पहला इसका स्मार्ट पोर्शन विद अ टच पैनल कंट्रोल सिस्टम, बी है लैपटॉप कनेक्शन एंड डीवीडी प्लेयर, सी डॉक्यूमेंट कैमरा एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, फोर्थ है प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। तो ये स्मार्ट क्लासरूम जो था वो इन सभी चीज़ों को कंटेन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच साइंटिफिक मेथड ऑफन फोकसेस ऑन जनरेटिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडक्टिव मेथड। देखिए कैसे, जो इसमें बोला गया कि हम को वो कौन सा साइंटिफिक मेथड है जो जनरेटिंग न्यू हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज पे फोकस करता है, न्यू आइडियाज़ पे फोकस करता है, मतलब जनरेट करने पे फोकस करता है। तो जो ऑप्शन ए है हाइपोथेसिस मेथड, हाइपोथेसिस इज़ फर्स्ट मेड, पहले एक मतलब हाइपोथेसिस मेड की जाएगी, फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसे जो है चेक किया जाएगा कि वो जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या नहीं। देखिए इसका एग्जांपल है कि जैसे प्लांट्स ग्रोज फास्टर विद मोर सनलाइट, ठीक है, तो इसको फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। जो ऑप्शन बी है डिटेक्टिव मेथड, देखिए डिटेक्टिव मेथड में क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं एक थ्योरी या जनरल प्रिंसिपल से और हम उसे अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन में। इसका एग्जांपल है कि जैसे ऑल मेटल्स एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड, कि हमें पता है कि जो मेटल है वो एक्सपेंड करते हैं जब उन्हें हीट करते हैं। फिर हम उसे एक अलग अलग पर्टिकुलर सिचुएशंस में जो अप्लाई करें, कि जैसे आयरन विल एक्सपैंड व्हेन हीटेड या कॉपर विल एक्सपैंड व्हेन हीटेड। जो ऑप्शन सी है पैटर्न मेथड, इसमें है कि फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स और रिलेशनशिप इन डेटा, कि फोकस करेंगे कि पैटर्न्स को समझने में, कि ये टीचर नोटिस दैट स्टूडेंट्स हु स्टडी डेली स्कोर हायर मार्क्स, कि जो टीचर है वो पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा है कि जो बच्चा जो है कोई स्टूडेंट है वो अगर डेली पढ़ रहा है तो उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। जो ऑप्शन डी है इंडक्टिव मेथड, देखिए इसमें है क्या किया गया है कि इसमें क्या होता है कि मैनी ऑब्जर्वेशंस आर कलेक्टेड एंड देन अ जनरल रूल और हाइपोथेसिस इज फॉर्म्ड,
पहले बड़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन को कलेक्ट किया जाएगा, फिर एक जनरल रूल निकाले जाएंगे। जैसे ऑब्जर्वेशन इन्होंने कलेक्ट की एग्जांपल देखिए कि आयरन एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड, कॉपर एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड। तो एक जनरल कंक्लूजन निकाला गया कि ऑल मेटल्स एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड। आयरन और कॉपर जो वो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, उनको कलेक्ट किया गया और जो एक जनरल रूल निकाला गया वो निकाला गया कि ऑल मेटल्स एक्सपेंड व्हेन हीटेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू सैम्पलिंग। तो सबसे पहली बात है कि सैम्पलिंग क्या होती है। देखिए सैम्पलिंग इज अ रिसर्च मेथड इन विच अ स्मॉल ग्रुप इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप। देखिए जो स्मॉल ग्रुप हम सेलेक्ट करें ना उसको हम बोलेंगे सैम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल से आप समझिए कि अ रिसर्चर वांट्स टू नो द स्टडी हैबिट्स ऑफ 10,000 स्टूडेंट्स इन अ सिटी। लेकिन अब रिसर्चर के लिए मुश्किल है ना कि 10,000 स्टूडेंट्स की स्टडी हैबिट को रिसर्च करना या उसका एक तरह से मान लीजिए सर्वे करना। तो अब वो रिसर्चर क्या करेगा, 10,000 स्टूडेंट्स में से 200 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेगा और उन पे स्टडी करेगा। तो जो 200 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए गए वो आया आपके पास, 200 स्टूडेंट्स आपके पास सैम्पल आया। और जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग दोज 200 स्टूडेंट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। जिसका फर्स्ट ऑप्शन है सैम्पल यूनिट्स मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। तो ये तो राइट है कि सैम्पल यूनिट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, यानी आपको एक क्लियर बताना पड़ेगा कि आप किस चीज़ क्या आप सैम्पल कलेक्ट करें। जैसे आपको मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, स्टूडेंट्स को आपने सैम्पल बोला कि 200 स्टूडेंट का आपने ग्रुप सेलेक्ट किया, उसको आप बोल रहे सैम्पल। ऐसा नहीं कि आपने जब आपने रिसर्च स्टार्ट की तो आपने सैम्पल लिया अपने स्टूडेंट्स का और रिसर्च के बीच में आप बोल रहे हो कि अब मैंने सैम्पल्स लेना है टीचर का और रिसर्च के एंड पे आप बोल रहे हो स्कूल का। ऐसा नहीं होगा। एक बार 200 स्टूडेंट्स को आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आप उन्हीं को ही स्टडी करोगे। जो ऑप्शन बी है इसका, सैम्पल यूनिट्स मस्ट बी डिपेंड ऑन ईच अदर, ये है राइट आंसर। देखिए जो सैम्पल यूनिट्स होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती है ईच अदर, ऑन ईच अदर। द सैम्पल यूनिट्स शुड बी इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। देखिए इसका एग्जाम्पल है कि इफ़ वी सिलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर अ सर्वे देन वन स्टूडेंट आंसर शुड नॉट बी डिपेंड ऑन अनदर स्टूडेंट आंसर। कि आप एक सर्वे कर रहे हो स्कूल, ठीक है, स्टूडेंट्स का, तो ऐसा नहीं कि आपने 2 स्टूडेंट्स को इकट्ठे खड़ा कर लिया और एक स्टूडेंट पहले अपना आंसर बोल रहा है, फिर उसका आंसर सुन के दूसरा स्टूडेंट भी आंसर करे, फिर दूसरे स्टूडेंट का आंसर सुन के पहला स्टूडेंट आंसर करे। ऐसा नहीं होगा, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। जो ऑप्शन सी है, सैम्पल यूनिट्स सेम यूनिट्स ऑफ सैम्पल्स शुड बी यूज्ड थ्रू आउट द स्टडी। तो ये हमने ऑप्शन ए में भी डिस्कस किया कि जो आपने एक बार सैम्पल जो है, सैम्पल यानी एक बार आपने जो स्मॉल ग्रुप आपने सेलेक्ट किया, जैसे स्टूडेंट्स का किया, टीचर्स का किया, कुछ भी है, आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया तो अपनी रिसर्च में आप पूरे उसी को ही जो है स्टडी करेंगे। आप जो है सैम्पल को चेंज नहीं करेंगे। अगर आपने मान ली एग्जाम्पल लीजिए कि अगर एक रिसर्च ने सेलेक्ट कर लिया 100 स्टूडेंट, ठीक है, उसने अपनी रिसर्च की स्टार्टिंग में 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, तो वो अपने पूरे जो रिसर्च को जब वो स्टडी करेगा तो उन 100 स्टूडेंट को लेकर ही स्टडी करेगा, बीच में उनको चेंज नहीं करेगा। जो ऑप्शन डी है, सैम्पल यूनिट्स मस्ट बी चूजन इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर, ये ऑप्शन भी ठीक था। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ सिस्टम ऑफ systematically interrelated concepts, definitions and preparations that are advanced to explain and predict phenomena is known as। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थ्योरी। देखिए जो फैक्ट्स है ना, देखिए फैक्ट्स आर ट्रू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और वेरीफाइड। हम बोलते हैं ना कि हम ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई ये तो फैक्ट है, ठीक है, जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है, ट्रू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे इसका एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये जो है एक फैक्ट है। जो ऑप्शन बी है, वैल्यूज़, देखिए वैल्यूज़ आर बिलीव्स अबाउट व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, इम्पॉर्टेंट, और जो इम्पोर्टेंट है क्या है नहीं है, ठीक है, दे आर रिलेटेड टू एथिक्स और पर्सनल बिलीव्स। जो ऑप्शन सी है, थ्योरीज, थ्योरीज इज अ सिस्टम ऑफ कंसेप्ट डेफिनेशंस दैट एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट फिनोमिना। जो ऑप्शन डी है, जनरलाइजेशन, देखिए जनरलाइजेशन होता है इट इज़ अ जनरल स्टेटमेंट डिराइव्ड फ्रॉम मैनी ऑब्जर्वेशंस, कि मैनी ऑब्जर्वेशन के बाद जो है एक जर्नल जो है
स्टेटमेंट निकालेगी। जैसे हम बोलते हैं ना, इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस इम्प्रूव लर्निंग, जिसका एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि मैनी ऑब्जर्वेशन के बाद हम बोल सकते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस इम्प्रूव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल फॉर नर्चरिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, पार्टिसिपेशन इन अ वर्क ग्रुप। कि मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें बच्चे जो है वो क्रिएटिविटी भी शो कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग भी शो कर रहे हैं। ठीक है, जो ऑप्शन ए है देखिए इसमें प्रिपेयरिंग अ रिसर्च समरी, तो इसमें जो है कि रिसर्च समरी की किसी ऑलरेडी रिटन डाटा को रिसर्च कर रहे हैं, तो ये इतना क्रिएटिव नहीं है। ऑप्शन बी है प्रिपेयरिंग अ सेमिनार पेपर, तो इसमें है कि दिस रिक्वायर रिसर्च रीडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडिया बट नॉट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी खुद से है, खुद अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ अलग करने की कोशिश करें, वो क्रिएटिविटी इसमें नहीं है। जो ऑप्शन सी है प्रेजेंटिंग अ पेपर, द एक्सप्लेनिंग अ पेपर डैट इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ये भी लेस क्रिएटिव है। तो ऑप्शन डी है पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप। देखिए वर्कशॉप, पहली बात तो वर्कशॉप क्या होती है? वर्कशॉप इज़ अ शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम और मीटिंग वेयर पीपल एक्टिवली पार्टिसिपेट, डिस्कस आइडियाज एंड प्रैक्टिस स्किल्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो जो वर्कशॉप है इसमें जो बाकी लोगों के साथ जो है इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स डिस्कस, सॉल्व प्रॉब्लम्स, शेयर आइडिया विद ईच अदर एंड प्रैक्टिस स्किल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पार्टिसिपेशन इन अ वर्कशॉप। जो इसका क्वेश्चन नंबर 30 है, द रिसर्च स्टीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्शन रिसर्च। तो देखिए इमीडिएट एप्लीकेशन का मतलब है कि किसी हमें जैसे कोई प्रॉब्लम मिली और हम उसका इमीडिएटली सॉल्यूशन निकालने लग पड़े। ठीक है, वो कौन सी रिसर्च होती है? एक्शन रिसर्च। देखिए एक्शन रिसर्च क्या है? रिसर्च डन टू वी सॉल्व एन इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि टीचर स्टडी वाई स्टूडेंट्स आर वीक इन मैथमेटिक्स एंड इमीडिएटली अप्लाई न्यू टीचिंग मेथड टू इम्प्रूव रिजल्ट। कि जो टीचर है ना, उसने ये देखा कि उसके बच्चे जो मैथमेटिक्स में वीक है, तो उसने अपने टीचिंग मेथड में थोड़ा सा चेंज किया ताकि उनका जो है रिजल्ट इम्प्रूव हो सके। जो इसका ऑप्शन ए है कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल रिसर्च का मतलब है कि दिस रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन आइडियाज़, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज यूज्ड इन फिलोसफी, सोशल साइंस एंड थ्योरेटिकल स्टडीज़। देखिए इसमें रिसर्चर डेवलप करेगा कि न्यू थ्योरी को अबाउट लर्निंग मेथड्स बाय स्टडिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज़ एंड लिटरेचर। तो ये इसका राइट ऑप्शन नहीं था। जो ऑप्शन सी है फंडामेंटल रिसर्च। देखिए फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है? रिसर्च डन टू इंक्रीज नॉलेज और डेवलप न्यू थ्योरीज। कि हमें किसी चीज़ के बारे में पता है ना, लेकिन हम फिर उसे दोबारा से रिसर्च करें ताकि हमें थोड़ी सी और नॉलेज हमें गेन हो या थोड़ा सा हमारी नॉलेज इंक्रीज हो। तो इसका एग्जांपल है कि साइंटिस्ट स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम थ्योरी जस्ट टू अंडरस्टैंड नेचर बेटर। और जो इसका ऑप्शन डी है एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब है कि रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और रियल डाटा। द रिसर्चर कलेक्ट एविडेंस थ्रू सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स, मेजरमेंट्स एक्सेट्रा। किसमें जो है जो रिसर्चर है ना वो एविडेंस कलेक्ट करेगा, थोड़े रियल डाटा कलेक्ट करेगा। तो इसका एग्जांपल है कि स्टडी स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस बाय कलेक्टिंग टेस्ट स्कोर्स एंड सर्वे डाटा। इट फोकस ऑन एविडेंस एंड डाटा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 है ना, वो पैराग्राफ से आपको ढूंढ के निकालने क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, यूटिलाइजिंग लॉन्चिंग ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स इन अ स्पेस टू प्रोवाइड हायर स्पीड ब्रॉडबैंड इन रिमोट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज अ प्रोजेक्ट ऑफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक जो वो पैराग्राफ से ढूंढ के लगाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है वर्ल्ड ओवर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज बीइंग बिल्ट बाय डैश स्टार्टअप्स। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 है फर्स्ट लॉन्च ऑफ ए रॉकेट बाय प्राइवेट कंपनी इन इंडिया हैज बीन इज एक्सपेक्टेड टू बी इन डैश। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2021। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए येलो जर्नलिज्म का मतलब है कि ऐसी न्यूज़ जो थोड़ी सेंसेशनल हो, ठीक है, टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन, कि ऐसी न्यूज़ जिससे जो है पीपल की अटेंशन को गेन किया जाए। दिस इन्फॉर्मेशन देखिए मे बी ओवर ड्रामेटिक, शॉकिंग और समटाइम्स नॉट एक्यूरेट, ठीक है, जस्ट टू इंक्रीज रीडर्स व्यूज़। क्वेश्चन नंबर 38 है ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए वर्बल कम्युनिकेशन में जो ब्रेक डाउन जो होती है वो होती है व्हेन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट स्मूथ और कंसिस्टेंट। तो शॉर्ट सर्किट है जो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। कंट्राडिक्शन का मतलब है कि मीन्स सेइंग द ऑपोजिट ऑफ समथिंग। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अनइवननेस मीन्स irregular or not smooth. When communication become irregular or disorganized, it causes a breakdown, which is called unevenness. और जो ऑप्शन डी है एंट्रोपी, उसका मतलब है एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर या रैंडमनेस। क्वेश्चन नंबर 39 है पब्लिक कम्युनिकेशन टेंड्स टू अक्कर विद इन अ मोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फॉर्मल स्ट्रक्चर। देखिए पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब है कि वेयर अ पर्सन स्पीक्स टू मैनी पीपल, कि जो एक पर्सन है वो बड़े ज़्यादा लोगों से बात कर रहा है। जैसे इसका एग्जांपल आप बोल सकते हो कि लेक्चर देना या पब्लिक मीटिंग या स्पीच। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूजली फॉलो रूल्स एंड प्लानिंग, यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, हैपन इन ऑर्गेनाइज्ड सेटिंग। तो ये इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फॉर्मल स्ट्रक्चर। देखिए जो ऑप्शन ए है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, पब्लिक कमीशन जो है कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, कि कॉम्प्लेक्स का मीन्स कि समथिंग डेट हैज़ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स। और ऑप्शन भी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी नहीं है। देखिए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इट कैन happen in politics but it also happen in schools, seminars and public speeches, but political structure is not related to public communication. और सी है कन्वीनियंट स्ट्रक्चर। कन्वीनियंट मीन ईजी और कंफर्टेबल। लेकिन ऑप्शन डी है फॉर्मल स्ट्रक्चर, कि पब्लिक कमीशन यूजली हैपन्स इन फॉर्मल सेटिंग लाइक स्पीच लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 40 है अफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स और सपोर्टिव। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मल्टीपल स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट। देखिए अफेक्टिव communication means that the message sent by the sender is clearly understood by the receiver in the same way। कि जैसे एक पर्सन ने कुछ मैसेज दिया दूसरे पर्सन को, तो जैसे उसने जो जिस मीनिंग में उसने समझाया उस सामने वाले पर्सन को वैसे ही समझ आए, ठीक है। किसके जो मेन फीचर है वो है क्लैरिटी, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड स्पोर्टिव इन्वायरमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट। देखिए कैसे, जो ऑप्शन ए है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। देखिए इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट रिलेटेड टू मनी रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल कंडीशन, दैट इज नॉट रिलेटेड टू अफेक्टिव लर्निंग अफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो ये रिलेटेड टू गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम, दिस इज आल्सो नॉट रिलेटेड टू अफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी है सोशल इन्वायरमेंट, तो सोशल इन्वायरमेंट इज अ सपोर्टिव, द सेंडर एंड रिसीवर कैन शेयर आइडियाज़ क्लियरली एंड कंफर्टेबली। तो ये ऑप्शन थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। देखिए मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट का मतलब है कि डिफरेंट कल्चरल, डिफरेंट वैल्यू या डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आके एक दूसरे से जो है बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, एनकरेज टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति जो है रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं और थोड़ा टॉलरेट भी कर रहे हैं एक दूसरे को, बोल सकते हैं आप। इसमें जो रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, हेल्प्स पीपल टू
कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड अडेप्ट देयर कम्युनिकेशन स्टाइल। तो ये एक तरह से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल खुशबू क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। थैंक यू।